नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल 7 इंडिया न्यूज़ में तमाम जो रुझान थे लोगों के पास रखे, जो पहले चरण का चुनाव था, उसमें क्या-क्या रुझान थे, सैकड़ों लोगों से बातचीत की। क्योंकि सेकंड फेज़ का चुनाव है, मतलब जो 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आज हम इसकी समीक्षा करेंगे और वो तमाम, चूँकि बूथों के तमाम रिज़ल्ट इस समय अलग-अलग दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनके पास है, लगातार इस पर एनालिसिस हो रहा है। और तमाम लोग जो जिस पार्टी से संबंधित है वो अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालाँकि दावे हकीकत में बदलेंगे 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं जो पॉलिटिकल लोगों के दावे हैं मैं एक बार बता दूँ कि जो सेकंड चरण का चुनाव था उसमें 8 लोकसभा सीटें में 8 लोकसभा सीटें हैं और इसमें कहाँ-कहाँ कौन भारी है। तो अगर मैं सेकंड चरण के चुनाव की बात करूँ तो मैं मेरठ की बात करूँ तो मेरठ में इस समय चूँकि बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। ये अलग बात है कि बीजेपी के लोग लगातार अपना दावा कर रहे हैं और यहाँ रामायण धारावाहिक के जो जिसमें भगवान श्री राम की भूमिका निभाई थी, यहाँ अरुण गोविल चुनाव लड़े। दूसरे यहाँ मेरठ में पूर्व मेयर रही सुनीता वर्मा, वो सपा और कांग्रेस अलायंस से चुनाव लड़ी। बसपा से यहाँ जो चुनाव लड़े देवव्रत त्यागी जी। हालाँकि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पाया, यहाँ आमना-सामना मुकाबला हुआ। एक तरफ अगर हम अलायंस की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया कि मेरठ सीट पे जो है सपा जीतने जा रही है। दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का दावा है कि यहाँ भाजपा जीतेगी, हालाँकि चुनाव बहुत रोचक बड़ा मुकाबला है। अब अगर मैं बागपत लोकसभा सीट की बात करूँ, तो बागपत में जहाँ बीजेपी जो एनडीए है, एनडीए ने इस बार ये सीट लोकदल को दी और लोकदल से यहाँ डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव लड़े। वहीं जो कांग्रेस और सपा अलायंस है, उन्होंने बसपा के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव लड़े और यहाँ सपा ने जो चुनाव लड़ाया, अमरपाल शर्मा चुनाव लड़े और अगर बसपा की बात करें तो परवीन बंसला, उन्हें चुनाव लड़ाया। हालाँकि यहाँ भी स्थिति रही कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो सका, यहाँ भी आमना-सामना मुकाबला रहा और ये अलग बात है कि जो रालोद और बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना है कि बागपत में रालोद जीत रही है। दूसरी ओर जो सपा समर्थित है, उनका भी दावा है कि यहाँ अमरपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। हालाँकि परवीन बैसला जो त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं आ नहीं पाए, तो मुकाबला दोनों के बीच है और दोनों के दावे हैं कि ये सीट अलग-अलग दोनों दलों के लोग कहते हैं, उनका दावा कि सीट जीतेंगे। चूँकि रोचक मुकाबला है, जो भी को प्रत्याशी जीतेगा, चाहे अमरपाल शर्मा जीते, चाहे राजकुमार सांगवान जी जीते, जो भी दोनों जीतेंगे, उसमें जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतना टाइट मुकाबला इस बार है। अगर मैं गाज़ियाबाद की बात करूँ, तो कि गाज़ियाबाद में नाराज़गी थी क्षत्रिय समाज में और लगातार नाराज़ थे और यहाँ बड़ा वोट बैंक माना जाता है क्षत्रिय समाज का। लेकिन बसपा ने यहाँ नंदकिशोर पुंडीर को प्रत्याशी बनाया और उससे लगा कि कहीं न कहीं बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो ठाकुर वोट है, राजपूत वोट है, वो ज़रूर बीजेपी से छिटका और बीजेपी ने यहाँ अतुल गर्ग, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, इन्हें प्रत्याशी बनाया। अगर मैं सपा कांग्रेस अलायंस की बात करूँ, तो डोली शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने वहाँ वो गाज़ियाबाद से प्रत्याशी बनाया। यहाँ भी इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में तमाम दलों के नेताओं ने दावे कर दिए कि सब लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी कहना मुश्किल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि गाज़ियाबाद चूँकि शहरी सीट है और शहरी सीट जहाँ होती है वहाँ बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा होता है, अच्छा खासा वोट बैंक होता है। तो अभी अगर मैं रुझानों की बात करूँ तो गाज़ियाबाद में क्योंकि अतुल गर्ग अभी मजबूत स्थिति में, बहुत मजबूत। हालाँकि सेकंड जो दूसरे नंबर की लड़ाई है, वहाँ डोली शर्मा और नंदकिशोर आपस में, हालाँकि डोली शर्मा बहुत मेहनत से चुनाव लड़ी, पिछले 5 साल से लगातार कंपेयरिंग में थी और क्योंकि समीकरण 4 जून को जो रिजल्ट आएँगे तो कुछ भी हो सकता है। हालाँकि वहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में टाइट मुकाबला हुआ। अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो चूँकि गौतम बुद्ध नगर में यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी रही डॉक्टर महेश शर्मा के सामने। मतलब बीजेपी ने जहाँ-जहाँ तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, एक ही प्रत्याशी को बनाया, वहाँ एक तो एंटी इनकम्बेंसी, एक बीजेपी के प्रत्याशी का व्यक्तिगत रूप से बहुत विरोध हुआ। तो अगर मैं नोएडा की बात करूँ, वहाँ भी गाज़ियाबाद की तरह हालात थे, चूँकि बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को वहाँ अपना प्रत्याशी बनाया और यहाँ भी चूँकि साठा-चौरासी है, लगातार जो ठाकुर बाहुल एरिया है, वहाँ विरोध हुआ और महेश शर्मा कई गाँवों में जा नहीं पाए क्योंकि लोगों का विरोध था। दूसरा, यहाँ अगर त्यागी समाज को माने तो त्यागी समाज पहले से मुखर था। अभी 1 साल पहले बड़ी रैली डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ हुई थी, भाजपा के खिलाफ हुई थी और यहाँ चूँकि बसपा ने यहाँ मुकेश नागर जी को उतारा, क्योंकि गुर्जर बेल्ट है और हमें लगता है कि अगर लोगों की बात करूँ तो गुर्जर बेल्ट में उन्हें अच्छी खासी जो है वोट मिला है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि नोएडा शहरी क्षेत्र है, यहाँ शहरी क्षेत्र में भाजपा को ज़्यादा चाहने वाले लोग रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अभी मामला वहाँ त्रिकोणीय मामला है,
फिर भी अगर माने तो जो बीजेपी कैंडिडेट है, अगर हम नोएडा की बात माने, क्योंकि वहाँ इस बार मतदान ठीक हुआ है, तो अभी भी भाजपा वहाँ सबसे आगे दिखाई देती है। हालाँकि तमाम दलों के नेताओं का दावा है कि तमाम वहाँ बसपा का भी दावा है कि वो सीट जीत रहे हैं, वहाँ सपा का भी दावा है कि सीट जीत रहे हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि जो नोएडा सीट है वो कहीं न कहीं सेफ मानी जा रही है। अगर मैं बुलंदशहर की बात करूँ तो बुलंदशहर सुरक्षित सीट है और बीजेपी ने यहाँ भी तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर भोला सिंह का लगातार यहाँ विरोध भी हो रहा है और इस बार विरोध भी हुआ, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में चूँकि मुकाबला यहाँ सपा अलायंस और बीजेपी के बीच है और इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। यह सीट फँसी हुई है, अभी ये कहना मुश्किल है कि यहाँ बीजेपी जीतेगी या सपा अलायंस जीतेगी, क्योंकि बसपा जो कैंडिडेट है, बसपा ने कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान करने का प्रयास किया है। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूँ तो अलीगढ़ में भी बीजेपी ने सतीश गौतम 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार फिर उन पे विश्वास किया और सतीश गौतम को लेके कुछ बयानों को लेके कुछ विरोधाभास हुआ और इस बार अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूँ तो बहुत सारे जो ब्राह्मण सभाएँ, वो सतीश गौतम के खिलाफ लामबंद हुई, इकट्ठी हुई, विरोध किया। वहीं बसपा ने हितेश उपाध्याय और बंटी को टिकट दिया, क्योंकि हितेश उपाध्याय बीजेपी के लीडर थे और कहीं न कहीं सतीश गौतम के बहुत करीबी थे। तो हालाँकि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये दोनों के टकराव में यहाँ सपा कांग्रेस अलायंस से वीरेंद्र सिंह हैं, उनको माना जा रहा है कि बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़े, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर मैं मथुरा की बात करूँ, तो मथुरा में चूँकि ये कहा जा सकता है कि मथुरा में अगर मैं 2019 के आंकड़ों की बात करूँ, तो हेमालिनी बहुत हाईएस्ट लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से जीती थी। वहाँ इस बार विरोध हुआ और विरोध ये भी हुआ कि रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आया कि भई आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा। भाजपा के लोग कभी लोकदल के लोगों से बात नहीं कर रहे चुनाव के लिए। तो वहाँ जो एक एंटी इनकम्बेंसी और थोड़ा-सा जो है विरोध, दोनों दलों का समन्वय ना बन पाने के कारण कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहाँ फिर भी भाजपा जीत सकती है और जीतने की संभावना वहाँ बीजेपी की ज़्यादा है। अगर मैं अमरोहा की बात करूँ, चूँकि अमरोहा में कुंवर सिंह तंवर 2014 में यहाँ से अमरोहा से चुनाव जीत कर गए थे हाईएस्ट मतों से। ये अलग बात है कि 2019 में चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे सपा और बसपा गठबंधन हो, वहाँ सपा बसपा गठबंधन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा चूँकि दानिश अली बसपा के प्रत्याशी थे और यहाँ चूँकि अल्पसंख्यक की मैं बात करूँ तो अमरोहा में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तो दानिश अली मतलब जो बसपा और सपा का जो वोट बैंक था वो लेने में कामयाब रहे और कहीं न कहीं यहाँ कुंवर सिंह तंवर हार गए थे। लेकिन इस बार भी कड़ा मुकाबला है। इस बार यहाँ जहाँ बसपा और सपा के दोनों एक वर्ग से प्रत्याशी हैं, दोनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं और कुंवर सिंह तंवर चूँकि भाजपा ने तीसरी बार फिर मौका दिया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ कुंवर सिंह तंवर और दानिश अली के बीच में रोचक मुकाबला हुआ है। अब देखना यह है कि अगर दानिश अली जो किसानों की नाराज़गी, किसानों का वोट बैंक लेने में कामयाब होते हैं, तो दानिश अली कहीं न कहीं फिर मोर्चा मारेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, जो एक हिंदुत्व का वोट था, जो वहाँ बड़ी परसेंटेज का वोट कुंवर सिंह तंवर को मिलना बताया गया है, तो इसलिए लगता है कि अमरोहा सीट में अभी तक बीजेपी की दावेदारी बहुत पुख्ता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। हम लोग लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनसे रुझान लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि माहौल क्या है और माहौल को भाँपकर दर्शकों के सामने ये तमाम जो संभावित आंकड़े हैं, इन्हें पेश करने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लगातार हम आपको अपडेट देंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।